हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप सभी के यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2026 की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, जैसा कि इस टाइम यूपी पुलिस कांस्टेबल 2025-26 की नई वैकेंसी चल रही है, 31 दिसंबर से इसका फॉर्म फिलअप स्टार्ट है जो कि 30 जनवरी तक चलने वाला है। तो साथियों, हमारा टारगेट है कि जब तक कि इसका फॉर्म फिलअप चलेगा, इसी फॉर्म फिलअप में हम पिछले 5 सालों का एक एक शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर तैयार करना है। तो साथियों, आज के इस क्लास में एक और शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर देखेंगे, लेकिन यूपी पुलिस के पेपर में जो बार बार प्रश्न पूछे गए वो प्रश्न आज के इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो साथियों, जैसा कि यूपी पुलिस का पेपर 2 घंटे में होने वाला है और इन्हीं 2 घंटे में आप सभी को 38 क्वेश्चन जीके मिलेंगे, 37 क्वेश्चन हिंदी के मिलेंगे, 38 क्वेश्चन मैथ के मिलेंगे, इसके अलावा 37 क्वेश्चन रीजनिंग के मिलेंगे। तो इस तरह से आपका सिलेबस रहने वाले हैं। जीके से 38 क्वेश्चन, हिंदी से 37 क्वेश्चन, मैथ से 38 क्वेश्चन और रीजनिंग से 37 क्वेश्चन। टोटल 150 क्वेश्चनों का आपका पेपर होगा। एक क्वेश्चन सही करेंगे तो 2 नंबर मिलेगा। 300 नंबर का पेपर होगा और इस बार 2026 के पेपर में आप पूरे 150 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस बार आपके पेपर में माइनस मार्किंग को हटा दिया गया है। तो आपके लिए अच्छी बात है। तो इसलिए साथी, आप अपनी तैयारी को बहुत मजबूत बनाइए। जब भी किसी भी पेपर में माइनस मार्किंग हटता है तो सवालों का लेवल हाई हो जाता है। तो इसलिए साथी, आज की इस क्लास में हम वही प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो कि आपके पेपर में बन सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, यदि आपने पहले क्वेश्चन पे एंट्री किया है तो लास्ट 80 क्वेश्चन तक जाइए। इससे क्या होगा कि जब आप अपने पेपर में बैठेंगे तो आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ने का नहीं मन करेगा। आपके अंदर आदत बनी रहेगी कि हमें एक से लेकर लास्ट 150 क्वेश्चन तक जाना ही जाना है। और आप जानते हैं कि यूपी पुलिस का पेपर ऑफलाइन होता है और इस बार भी आपका पेपर ऑफलाइन होगा। जैसे ऑफलाइन के पेपर में सवाल बनते हैं, वैसे ही प्रश्नों को आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। ओके, तो इस क्लास में 80 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आप सभी का टारगेट 80 क्वेश्चन में से केवल 45 क्वेश्चन सही करने का होगा। आप जानते हैं कि हम पिछले 5 सालों का पेपर तो हल करें, लेकिन डेली टारगेट हम आपको कंप्लीट दे रहे हैं। आज की इस क्लास में आपको 45 क्वेश्चन सही करने का टारगेट मिल रहा है, अचीव करिए। और आप यदि पिछले 5 सालों का पूरा पेपर भी तैयार कर लिया तो समझिए आपका 50 to 60% सवाल तैयार हो जाएगा। जो आपका पिछला 4 से 5 सालों में पेपर हुआ होता है उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट देखने को मिलता है। इस बार भी आपके पेपर में सेम सिलेबस है, सेम एग्जाम पैटर्न है, कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है। तो इसलिए आपको पूरे पेपर को हल करना है बहुत ही अच्छी तरीके से। तो चलिए दोस्त, इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। लास्ट में आप लोग अपना स्कोर बताइएगा कि आप सभी का कितना स्कोर रहा आज के सेशन से। ओके, तो देखिए आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस मिशन के संस्थापक थे? दयानंद सरस्वती किस मिशन के संस्थापक थे? तो आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती थे। तो इस सवाल का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा तो ध्यान देखेंगे। देखिए, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय हैं। चिन्मय मिशन के संस्थापक कौन है? चिन्मयानंद सरस्वती हैं। और प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? आत्माराम पांडुरंग हैं। ध्यान रखिएगा, जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे फैक्ट के साथ हम आपको इसी तरह बताते चलेंगे। ओके, अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 को। अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है? तो साथियों, जो अनुच्छेद 32 है भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है? तो ये भाग 3 से संबंधित है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 को। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस बिंदु पर स्थित हो सकती है? तो साथियों, जो कर्क रेखा होती है वो किस बिंदु पर स्थित हो सकती है? तो ध्यान रखिएगा, 23 डिग्री उत्तर में स्थित हो सकती है कर्क रेखा। तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 को। विश्व में किसी देश की प्रधानमंत्री बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? विश्व में किसी देश की प्रधानमंत्री बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? बताइए। तो सिरिमाओ भंडार नायकी थी, जो कि किसी देश की प्रधानमंत्री बनने वाली पहली महिला प्रधानमंत्री थी। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 को। कबड्डी विश्व कप 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? बताइए। कबड्डी विश्व कप 2025 ये कहाँ पर आयोजित किया गया था, यानी किस देश में आयोजित किया गया था? तो इंग्लैंड देश में किया गया था। सी ऑप्शन इंग्लैंड बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 को। किस वर्ष में उर्दू को उत्तर प्रदेश की दूसरी आधिकारिक भाषा घोषित किया गया था? तो साथियों, किस वर्ष में
उर्दू को उत्तर प्रदेश की दूसरी आधिकारिक भाषा घोषित किया गया था? तो ध्यान रखिएगा 1989 में। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 7 को। रानी की वाव बावड़ी किस राज्य में स्थित है? तो साथियों रानी की वाव बावड़ी ये किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात राज्य में स्थित है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 8 को। पश्तो भाषा भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश में बोली जाती है? बताइए, पश्तो भाषा भारत के किस पड़ोसी देश में बोली जाती है? तो ये अफगानिस्तान में और पाकिस्तान दोनों देशों में ये पश्तो भाषा बोली जाती है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 9 को। भारत सरकार और किस देश के बीच सिंधु जल संधि 1960 पर हस्ताक्षर किए गए थे? बताइए, भारत सरकार और किस देश के बीच सिंधु जल संधि 1960 पर साइन किए गए थे? तो भारत सरकार और पाकिस्तान के देश के बीच में सिंधु जल संधि 1960 पर हस्ताक्षर किए गए थे। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 10 को। बीजापुर का गोल गुंबद किसका मकबरा है? तो साथियों बीजापुर का जो गोल गुंबद है ये किसका मकबरा है? तो ये मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है जो बीजापुर का गोल गुंबद है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 11 को। निम्नलिखित में से किसे भारत के डायमंड सिटी के रूप में जाना जाता है? तो साथियों किसे भारत के डायमंड सिटी के रूप में जाना जाता है? तो सूरत शहर को डायमंड सिटी के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। तो साथियों आगे बढ़ने से पहले आप जानते हैं कि इस टाइम हम लोग यूपी पुलिस एग्जाम 2026 के लिए अपनी तैयारी ग्रुप में कर रहे हैं। जो भी किसी भी स्टूडेंट का डाउट होता है तो वो कमेंट सेक्शन में बताता है और हम हर एक स्टूडेंट का कमेंट चेक करते हैं, डेली का आपका टारगेट देखते हैं। तो आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे। और इस टाइम हम लोग अपनी तैयारी सीरीज में कर रहे हैं, तो इस सीरीज में लगभग 10,000 भाइयों को ऐड करना है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे। आप जानते हैं कि ये क्लास हमारी पूरी एग्जाम तक चलने वाली है, ये क्लास एक भी दिन रुकेगी नहीं। ओके, तो ध्यान रखिएगा आपको नोटिफिकेशन ऑन करके रखना है। जैसे क्लास अपलोड हो तो पहला नोटिफिकेशन आप सभी के पास जाए। तो इसलिए भाई डेली क्लास करेंगे, नोटिफिकेशन ऑन किए रहेंगे। तो ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है। मैजिनॉट रेखा किस देश के बीच स्थित है? तो साथियों जो मैजिनॉट रेखा है किस देश के बीच स्थित है? तो ये फ्रांस और जर्मनी देश के बीच में स्थित है। कहीं कहीं मैगिनॉट लिखा रहता है। ओके, कंफ्यूज आपको नहीं होना है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा। तो अब देखिए इसको आप याद करिए भाई, इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए अभी। जैसे देखिए डुरंड जो रेखा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा है। ये मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच के है। मैजिनॉट रेखा ये फ्रांस और जर्मनी के बीच है। जो 38वीं समानांतर रेखा है ये उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच की है। ओडरनीस रेखा ये जर्मनी और पोलैंड के बीच की है। रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की है। इसको आप ध्यान रखिएगा अच्छी तरीके से। ओके, इसको आप याद करेंगे, कम से कम 2 सवाल आपसे पूछ सकता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13। डोकलाम संकट के परिणाम स्वरूप किसके बीच टकराव हुआ था? डोकलाम संकट के परिणाम स्वरूप किस देश के बीच टकराव हुआ था? तो ये भारत और चीन के बीच हुआ था। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 14 को। तुजू के जहांगीरी मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई थी? तुजू के जहांगीरी मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? तो ये फारसी भाषा में लिखी गई थी। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 15 को। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान मधुबनी कला के लिए प्रसिद्ध है? बताइए कौन सा स्थान मधुबनी कला के लिए प्रसिद्ध है? तो भाई मिथिला क्षेत्र है जो कि ये मधुबनी कला के लिए प्रसिद्ध है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 16 को। भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो साथियों भारत के संविधान में जो पंचवर्षीय योजना है इसकी जो अवधारणा है किस देश के संविधान से अपनाई गई है? तो रूस देश के संविधान से अपनाई गई है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। तो एक सवाल का राइट आंसर आप बताइए कि तीसरी जो पंचवर्षीय योजना था किस वर्ष में लागू की गई थी? कमेंट सेक्शन बताइएगा किस वर्ष से लेकर किस वर्ष तक चली थी। कमेंट सेक्शन बताइएगा क्योंकि पंचवर्षीय योजना से एक सवाल आपके पेपर में पूछा जाएगा। बताइए तीसरी पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड। देखिए क्वेश्चन नंबर 17। प्रसिद्ध आला हजरत दरगाह उत्तर प्रदेश के किस मंडल में है?
प्रसिद्ध आला हजरत दरगाह उत्तर प्रदेश के किस मंडल में स्थित है? तो ये बरेली मंडल में स्थित है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 18 को। किस वंश ने खजुराहो का मंदिर बनवाया था? तो साथियों किस वंश ने खजुराहो का मंदिर बनवाया था? तो चंदेल वंश ने बनवाया था। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 19। भारत में श्वेत क्रांति के जनक रूप में किसे जाना जाता है? भारत में श्वेत क्रांति के जनक रूप में किसे जाना जाता है? तो बी वर्गीज कुरियन को, यानी वी कुरियन को। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 20। भूगोल शब्द सर्वप्रथम किसने गढ़ा था? बताइए, जो भूगोल शब्द है सबसे पहले किसने गढ़ा था? तो भाई एराटोस्थनीज ने सबसे पहले भूगोल शब्द को गढ़ा था। डी ऑप्शन एराटोस्थनीज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अपने टारगेट को पूरा करिएगा, 45 क्वेश्चन सही करना है। ये सबसे पहले आप एंट्री किए पहले क्वेश्चन से, तो लास्ट क्वेश्चन 80 तक आपको जाना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 21। भारतीय क्रांति की जननी किसे माना जाता है? भारतीय क्रांति की जननी किसे माना जाता है? तो मैडम कामा को भारतीय क्रांति की जननी माना जाता है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 22। इटाई रोग किसके कारण होता है? तो साथियों जो इटाई रोग होता है वो किसके कारण होता है? तो ये कैडमियम के कारण होता है इटाई रोग। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 23। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं? तो साथियों बताइए कि उत्तर प्रदेश के किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं? ये इंपॉर्टेंट सवाल बन सकते हैं आपके पेपर के लिए। तो भाई याद रखिए, नौचंदी के मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं। ऑप्शन ए नौचंदी मेले बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 24 को। वेदा निम्नलिखित में से किस देश की जनजाति है? वेदा किस देश की जनजाति है? तो ये श्रीलंका देश की वेदा जनजाति है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 25 को। 1916 के प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर किसके बीच हस्ताक्षर किए गए थे? बताइए, 1916 के प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर किसके बीच हस्ताक्षर किए गए थे? बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच में 1916 में प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर साइन किए गए थे। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 26 को। धावन सोडे का रासायनिक नाम क्या है? बताइए, जो धावन सोडे हैं इनका रासायनिक नाम क्या होता है? तो सोडियम कार्बोनेट है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 27। समवर्ती सूची का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो साथियों जो समवर्ती सूची का विचार है किस देश के संविधान से अपनाया गया है? तो ऑस्ट्रेलियाई संविधान से अपनाया गया है समवर्ती सूची का विचार। ओके, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। तो साथ ही एक सवाल का राइट आंसर आप बता सकते हैं कि जो भाईचारे का है, भाईचारे का जो आपका अधिकार है वो किस देश के संविधान से अपनाया गया है? कमेंट सेक्शन बताइएगा। भाईचारे का अभियान जो अधिकार है बताइए किस देश के संविधान से अपनाया गया है? ये भी किसी देश से अपनाया गया भाई। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 28। पृथ्वी के किस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है? पृथ्वी के किस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है? ध्यान रखिएगा, जो पृथ्वी का केंद्र होता है इस पे गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 29 को। डीएनए अंगुली छाप के जनक कौन थे? बताइए, डीएनए यानी डीएनए फिंगरप्रिंट के जनक कौन थे? बताइए, तो एलेक जेफ्रेस थे। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या बनेगा? चौथी पंचवर्षीय योजना किस वर्ष में शुरू हुई थी? तो हमने आपसे तीसरी पंचवर्षीय योजना पूछा है, लेकिन इसमें चौथी पंचवर्षीय योजना पूछा है। बताइए टाइम पीरियड इसका। तो 1969 में स्टार्ट हुआ था और 1974 में समाप्त हो गया था। यदि हम पहली पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे तो 1951 में स्टार्ट हुआ था, 56 में समाप्त हो गया था। किसके द्वारा शुरू किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा शुरू किया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 में स्टार्ट हुई थी, 61 में समाप्त हो गई थी। अब आपको तीसरा बताना है, क्योंकि तीसरा हमने आपसे होमवर्क में पूछा है। कमेंट सेक्शन बताइए। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 31 को। आयात से अधिक निर्यात के परिणाम स्वरूप व्यापार क्या होता है? आयात से अधिक निर्यात के परिणाम स्वरूप व्यापार क्या होता है?
तो भाई अधिशेष होता है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 32। भारत ने किस देश के साथ पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो साथियों, भारत ने किस देश के साथ पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो चीन देश के साथ हुआ था पंचशील समझौते पर, भारत और चीन के बीच में। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 33। भारत का यूपीआई सिस्टम अपनाने वाला पहला विदेशी देश कौन सा होगा? भारत का यूपीआई सिस्टम अपनाने वाला पहला विदेशी देश कौन सा होगा? बताइएगा आप लोग। तो भाई नेपाल देश बना है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 34। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को भारत का 58वां बाघ अभयारण्य घोषित किया गया? ये शायद 2025 में घोषित किया गया है। जो मध्य प्रदेश का एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसे 58 नंबर का बाघ अभयारण्य घोषित किया गया है। ये करंट अफेयर के सवाल में आते हैं। तो ये भाई माधव राष्ट्रीय उद्यान है। ओके, डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, तो क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर क्या बनेगा? योजना आयोग को नीति आयोग द्वारा किस वर्ष प्रतिस्थापित किया गया था? तो साथियों, योजना आयोग को नीति आयोग द्वारा किस वर्ष प्रतिस्थापित किया गया था? तो भाई 2015 में। जैसे योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुआ था, जैसे ही 2015 आया तो योजना आयोग की जगह नीति आयोग ने ले लिया था, जो कि इसकी स्थापना 2015 में हुआ था नीति आयोग की, और योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुआ था। ओके, तो इस सवाल का डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, तो क्वेश्चन नंबर 36 को 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत क्या था? 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? बताइए। 31.16% है, डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 37। लाख बख्श की उपाधि दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस सुल्तान को दी गई थी? लाख बख्श की उपाधि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को दी गई थी? तो भाई कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई थी, सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 38 को। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है? तो अनुच्छेद 315 से लेकर 323 के बीच है, डी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 39। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक किसके विषय में बताया गया है? तो जो अनुच्छेद 25 से 28 है, इसके बीच इसमें क्या वर्णन किया गया है? बताइए, सभी बताएंगे। तो भाई धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है अनुच्छेद 25 से लेकर 28 के बीच, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 40 को। राज्य मंत्री परिषद में मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? बताइएगा, ये इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे। राज्य मंत्री परिषद में मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। और एक बार साथी, आप सभी को हम अभी से बताते चल रहे हैं, यदि आप हमारे साथ जुड़े हैं तो जो भी हम कहेंगे उसको आपको फॉलो करना है। हमने आपसे पहले ही दिन से कहा है कि आप सभी को पहले तो 28 राज्यों की राजधानी मालूम होना चाहिए, प्लस जितने महत्वपूर्ण कंट्री हैं, कंट्री का कैपिटल यानी राजधानी भी आपको मालूम होना चाहिए, वहाँ के प्रधानमंत्री मालूम होना चाहिए। यदि आप एक दिन में एक भी याद करते हैं तो आपको याद होता चला जाएगा, आपसे मिस्टेक नहीं होगा। जैसे आपने आज ऑस्ट्रेलिया के कैपिटल याद किया और याद कर लिया, और कल जब आपने दूसरे कंट्री का कैपिटल याद करना स्टार्ट किया तो पहले आज जो आपने याद किया ना उसको रिवीजन करिए, ठीक है? सोने से पहले उसको आप देख कर आप सोइए। इससे क्या होगा कि आपको कभी भूलेगा नहीं। आपने आज जैसे सुबह जिसको पढ़ लिया ना, एक बार दिन में 1-2 मिनट समय निकाल कर उसको देख लीजिए, और शाम में एक बार उसको टाइम निकाल कर देख लिया, तो आप उसको कभी भूलेगा ही नहीं, आपके मनोमस्तिष्क में बैठ जाएगा। इसलिए भाई सिलेक्शन लेना है तो हमें इस तरह के अप्लाई करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। ओके, और कल परसों से हम आपके लिए पूरे 10 टेस्ट देंगे भाई। जिस लेवल के सॉल्व पूरे 150 क्वेश्चनों का हम आपको 10 टेस्ट देंगे, लगभग 15 क्वेश्चनों का आपका टेस्ट देंगे, उसको आपको पूरा करना है अच्छी तरीके से, क्योंकि भाई हम लोग सिलेक्शन के लिए निकले हैं तो सिलेक्शन लेना पड़ेगा हमें। हम भी यूपी के ही रहने वाले हैं, तो इस बार सबसे अधिक सिलेक्शन यूपी स्टूडेंट का होना चाहिए। ओके, बस आपका साथ चाहिए, आपको डेली क्लास करनी है, अच्छी तरीके से रिवीजन करना है, मेहनत करना है। ओके, चलिए अगला सवाल देखिए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जवाहरलाल नेहरू को किस जेल में रखा गया था?
भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, यानी इंडिया क्विट मूवमेंट कब हुआ था, 1942 में हुआ था। तो इसके दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, जो इनको किस जेल में रखा गया था बताइए, तो अहमदनगर किला में रखा गया था इनको। ओके, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 42। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपनी किस पुस्तक में ग्रामीण अर्थव्यवस्था की आत्मनिर्भरता को महत्वपूर्ण बताया था। तो साथियों, जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी थे, इन्होंने अपनी किस पुस्तक में ग्रामीण अर्थव्यवस्था की आत्मनिर्भरता को महत्वपूर्ण बताया था, तो हिंद स्वराज के पुस्तक में, सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 43। कांग्रेस के पहले लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। कांग्रेस के पहले लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, तो रोमेश चंद्र दत्त ने किया था, बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 44। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है, तो ये कानपुर में स्थित है, बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 45। डूरंड कप, संतोष ट्रॉफी और रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है। तो साथियों, जो डूरंड कप है, संतोष ट्रॉफी और रोवर्स कप है, ये किस खेल से संबंधित है, तो ये फुटबॉल खेल से संबंधित है, सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 46। धुआंधार जलप्रपात कहाँ स्थित है बताइए, यानी किस नदी पर स्थित है धुआंधार जलप्रपात, तो भाई ये नर्मदा नदी पर स्थित है धुआंधार जलप्रपात। ओके, डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 47। भारत के राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत संविधान के उल्लंघन के महाभियोग लगाया जा सकता है। तो साथियों, भारत के राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत संविधान के उल्लंघन के महाभियोग लगाया जा सकता है, तो अनुच्छेद 61 के तहत। ओके, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 48। अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है बताइए, अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है, तो 5.6 से कम होता है अम्लीय वर्षा का पीएच मान, ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 49। यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर स्थित है। यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर स्थित है, तो पेरिस में स्थित है, डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए भाई, क्वेश्चन नंबर 50 को। निम्नलिखित में से कौन ग्रीस यानी यूनान की राजधानी, तो देखिए इसी तरह आपको राजधानी पूछेगा, जैसे इसमें पूछा ना ग्रीस यानी यूनान की राजधानी क्या होती है बताइए, याद है आपको, तो एथेंस होती है, ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 51। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है जिसमें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद उल्कापिंड जल जाते हैं। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है जिसमें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद उल्कापिंड जल जाते हैं, वो कौन सा है, तो मध्यमंडल है, सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित में से नेसेट किस देश की संसद का नाम है बताइए, नेसेट किस देश की संसद का नाम है बताइए, तो ये इजराइल देश की संसद का नाम नेसेट है, सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 53। तो यहाँ से देखिए हिंदी क्वेश्चन भाई, हिंदी 74 नंबर का वेटेज रहने वाले हैं, हिंदी का एक भी क्वेश्चन हमें छोड़ना नहीं है पेपर में, कुछ भी हो जाए। देखिए जैसे ई है, च है, स है और यह, वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है बताइए, अच्छी तरीके से बताएंगे, ई च स य वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो भाई तालु है ये। ओके, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ये किसका उच्चारण स्थान होता है, तो तालु से इनका उच्चारण स्थान होता है। ओके, अब इसे आप अच्छी तरीके से याद करिए, इसी स्क्रीनशॉट आप लीजिए तुरंत, इसको आप अपने मन मस्तिष्क में बैठा लीजिए भाई, क्योंकि ये सवाल आपके पेपर में पूछ देगा 110%, कम से कम 6-7 नंबर के ही आएगा। जैसे ध्वनि आपका व्यंजन, ये वर्ड है इनका यानी वर्ग है, देखिए जिसका उच्चारण स्थान कंठ से होता है वो कौन, क वर्ग है, जितने भी क वर्ग जैसे क ख ग घ ये इचार आते हैं, अंगा को नहीं आते हैं। ताला बेध्वनिया देखिए जिसका उच्चारण स्थान तालु से है, जैसे च वर्ग होते हैं, च वर्ग के जितने भी वो ताला बेध्वनिया होती हैं जिनका उच्चारण स्थान तालु से होता है, कौन कौन से अक्षर हैं, च है, छ है, ज है और झ है। उसको देखिए आपका मूर्धन्य ध्वनिया है जिसका उच्चारण स्थान मूर्धा से होता है। ट वर्ग के जितने भी होते हैं वो क्या है भाई, मूर्धा होते हैं, जैसे ट ठ ड ढ होते हैं, ठीक है। उसको देखिए दंत ध्वनिया,
दंत ध्वनियाँ जिसका उच्चारण स्थान दंत से होता है, जैसे त वर्ग, जितने भी त वर्ग के होते हैं ये दंत में होते हैं, जैसे त थ द ध न, ये पांचों अक्षर। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए या आपने इसे लिख लिए और आपको याद करना है। ओष्ठ ध्वनियाँ जिसका उच्चारण स्थान ओष्ठ से होता है, जितने भी प वर्ग में आते हैं वो स्थान ओष्ठ से होते हैं, प फ ब भ म। ठीक है, अच्छी तरीके से आप याद करिए। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 54 को। अवज्ञा शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? उपसर्ग क्या होता है? किसी भी शब्द या अक्षर में उनकी स्टार्टिंग में लगकर उनके अर्थ में बदलाव ला देते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? उपसर्ग कहते हैं। जैसे अवज्ञा, अवज्ञा में पहला में लगा हुआ यानी स्टार्टिंग में लगा हुआ यानी अव लगा है। अवज्ञा में कौन सा उपसर्ग अव है? तो इस सवाल का बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 55 को। आप ऐसे बोलते हैं मानो मुख से फूल झड़ते हो, वाक्य उदाहरण बताइए। आप ऐसे बोलते हैं मानो मुख से फूल झड़ते हैं, ये कौन सा भूतकाल का उदाहरण है बताइए? तो ये संभाव्य वर्तमान काल के उदाहरण है, सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 56। गुणवाचक विशेषण का उदाहरण बताइए। गुणवाचक विशेषण का उदाहरण बताना है तो कौन सा इनमें से? ईमानदार भाई गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 57 को। देहाती दुनिया किसका उपन्यास है? देहाती दुनिया किसका उपन्यास है? तो ये शिव पूजन सहाय की उपन्यास है देहाती दुनिया, सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 58। धार्मिक में प्रत्यय बताइए। प्रत्यय क्या होता है? किसी भी शब्द में उनके अंत में लगकर उनके अर्थ में बदलाव ला देते हैं, उनको क्या बोलते हैं? प्रत्यय। जैसे धार्मिक, इक हो रहा, इक आ रहा है ना, यानी इक हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 59। रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो भाई संस्कृत के 4 अध्याय के लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित में से समुद्र शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? समुद्र शब्द का पर्यायवाची की बात करते हैं तो भाई पयोधी, ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 61 को। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो साथियों इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? जैसे कूची तत्सम शब्द नहीं, ये तद्भव शब्द है भाई, सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 62। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दिए गए शब्द का पर्यायवाची नहीं है? ज्ञात करिए। बाढ़ का पर्यायवाची में से कौन सा नहीं है? पहले बाढ़ का पर्यायवाची यदि हम देखेंगे, जैसे सहायक होते हैं, सर होते हैं, सिलीमुख होते हैं, लेकिन अज नहीं होते हैं। ओके, तो ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 63 को। निम्नलिखित में वचन की दृष्टि से गलत युग्म बताइए कौन सा है? वचन की दृष्टि से गलत युग्म आपको बताना है। रात रातें ठीक है, रीति रीतियां ठीक है, तिथि तिथियां से, लेकिन जो माता माते ये गलत है भाई। क्या होता है यदि हम वचन की दृष्टि से देखें माता माते का, तो क्या हो, जैसे माता तो ठीक है लेकिन माताएं होता है, क्या होता है भाई? माताएं होता है। ठीक है, ये आपका युग्म सही होता है, तो इस सवाल का पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 64। दिए गए वाक्य के लिए निम्न में से एक शब्द का चयन कीजिए। जैसे किसी की कृपा से परम संतुष्ट, इसके लिए एक शब्द क्या बनेगा? किसी की कृपा से परम संतुष्ट, इसके लिए कृतार्थ कहते हैं, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए भाई, क्वेश्चन नंबर 65। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या है? समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला के लिए शब्द क्या बनेगा? तो सार्वभौमिक बोलते हैं, जो समस्त पृथ्वी संबंध रखता है, सार्वभौमिक, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 66। भिक्षु को भिक्षा दे दो वाक्य के रेखांकित शब्द में कारक, यानी को का कौन सा भाई कारक में आता है बताइए? तो संप्रदान कारक, सी ऑप्शन राइट आंसर। हमने आपको अच्छी तरीके से बताया, आपको 8 याद करना भाई। ओके, और इसमें भी हम आपको बताना चाहेंगे, जैसे कारक और उनकी विभक्तियाँ, जैसे कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा, संप्रदान का को के लिए हेतु से अलग होने के, उसके बाद अपदान देखिए,
से अलग होने का अर्थ में। उसके बाद आपका संबंध का, की, रा, री इतने आते हैं। उसके बाद देखिए अधिकरण में पर आता है। उसके बाद संबोधन में हे, अरे, ए, ओ, हाय, ये संबोधन के हैं। तो इसको आपको याद करना भाई, डायरेक्ट सवाल पूछे जाएंगे। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 67, तंत्र का एक अर्थ क्या बनेगा? तंत्र का एक अर्थ क्या है भाई? सेना होता है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 68, भरत मुनि द्वारा उल्लिखित 8 अस्थाई भावों में शामिल कौन सा नहीं है? भरत मुनि द्वारा उल्लिखित 8 अस्थाई भावों में शामिल कौन सा नहीं है? जैसे भय है, क्रोध है, उत्साह, लेकिन वात्सल्य नहीं है। तो यही ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, तो थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे इसको आप पढ़िए अच्छी तरीके से। देखिए, काव्य को पढ़ने सुनने से उत्पन्न होने वाले आनंद की अनुभूति को साहित्य के अंतर्गत रह कहा जाता है। हिंदी में अस्थाई भाव के आधार पर काव्य में 9 रस बताएंगे, जो ये हैं। देखिए, इस आप पढ़िए, याद करिए। जैसे रस है, ये अस्थाई भाव है। श्रृंगार रस रति है, हास रस हास्य है, करुण रस शोक है, रौद्र रस क्रोध है, वीर रस उत्साह है, भयानक रस भय है, बीभत्स रस जुगुप्सा है। उसके बाद आपका बीभत्स जुगुप्सा, अद्भुत रस विस्मय है, शांत रस निर्वेद है। इसको आपको याद करना है भाई अच्छी तरीके से। और इसका पीडीएफ अपने टेलीग्राम ग्रुप में ऐड करेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना टेलीग्राम है, वहाँ से इस पीडीएफ को आप फ्री में डाउनलोड करेंगे। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 69, क्वाथ शब्द का तद्भव क्या बनेगा? क्वाथ शब्द का तद्भव यानी काढ़ा हो जाएगा भाई। तो ऑप्शन इस सॉल्व का राइट आंसर है। अगला सॉल्व कॉल करिए। तो अब देखिए, जैसे तत्सम है, कांच का क्या होता है? कांच होता है। काष्ठ का तद्भव क्या होता है? काट होता है। कंटक तत्सम है और इसका तद्भव कांटा होता है। ठीक, उसके बाद आगे पढ़ेंगे अच्छी तरीके से। इसको आप याद करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। तत्सम आपका शिखर है, चोटी, इसका तद्भव होगा। उद्यान का तद्भव क्या होगा? बाग होगा। भिक्षु का तद्भव क्या होगा? भिखारी होगा। तड़ाक का तद्भव क्या होगा? तालाब होगा। चंद्रिका का क्या होगा तद्भव? चांदनी होगा। घोटक का तद्भव क्या होगा? घोड़ा होगा। कोकिल का तद्भव क्या होगा? कोयल होगा। अम्लिका का इमली हो जाएगा। ग्रामीण का गवार हो जाएगा। ओके, याद करिए। और चतुष्पद का क्या होगा? चौपाया होगा। इसको याद करिए आप। देखिए क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से स्थानवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण बताइए। स्थानवाचक क्रिया यानी बाहर, एक कैसा भाई ये स्थानवाचक है? बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कृतज्ञ का सही समास विग्रह कौन सा है? कृतज्ञ यानी कृति को मानने वाला, इसको क्या बोलते हैं? कृतज्ञ बोलते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 72, परम आश्चर्य के अर्थ में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? परम आश्चर्य के अर्थ में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? तो भाई विस्मय है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 73, उसका भाई व्यापारी है, उपयुक्त वाक्य में विधेय कौन सा है? उसका भाई व्यापारी है, इस वाक्य में विधेय आप सभी से पूछ रहे हैं, तो कौन सा भाई व्यापारी है? सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 74, सपना क्या है? नयन सेज पर सोया हुआ आंख का पानी, इसमें अलंकार बताइए। सपना क्या है? नयन सेज पर सोया हुआ आंख का पानी, इसमें अलंकार आप सभी से पूछा है, तो इसमें रूपक अलंकार लगाए। ठीक है, डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 75, विलासक में उपसर्ग बताइए। विलासक में उपसर्ग कौन सा है? तो भाई बिला है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 76, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? यानी किस वेद में मिलता है छंद का सर्वप्रथम उल्लेख? तो ऋग्वेद में मिलता है। ऑप्शन है ऋग्वेद बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से त्रित्रिंशत का तद्भव शब्द क्या होगा? तो साथियों त्रित्रिंशत तद्भव शब्द क्या बनेगा इसका? बताइए। 33 बोलते हैं भाई, 33। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर, जिसे हम लोग 33 बोलते हैं, 33। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 78, दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। जिस पर आक्रमण किया गया हो, तो इसके लिए शब्द क्या बनेगा? जिस पर आक्रमण किया गया हो।
तो इसे आक्रांत बोलते हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके, अगला सवाल कॉल करिए भाई, क्वेश्चन नंबर 79। लघु गुरु के क्रम को बनाए रखने के लिए किसका प्रयोग होता है? लघु गुरु के क्रम को बनाए रखने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो गति का प्रयोग होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए भाई, क्वेश्चन नंबर 80 और लास्ट क्वेश्चन आज की इस क्लास का। बिना देख रेख का जानवर वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो साथियों, जो बिना देख रेख के जानवर होते हैं उनके लिए एक शब्द क्या कह सकेंगे हम लोग? तो अनेर उनको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनेर। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों, पूरा 80 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो बताइए आप सभी का आज के सेशन से 45 क्वेश्चन सही हुआ ईमानदारी के साथ? चाहे आपका गलत हो चाहे आपका सही हो, लेकिन सभी क्वेश्चन का आपको जवाब करना है भाई। ओके, डेली क्लास में हम कह रहे हैं कि इस बार आपके पेपर माइनस मार्किंग नहीं है, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो बताइए आप सभी का इन 80 क्वेश्चन में से आज के सेशन कितना स्कोर है? तो साथियों, डेली क्लास हम आप सभी को सुबह 11 बजे दे रहे हैं, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करना है, डेली क्लास करनी, अपनी तैयारी को यहाँ से शुरू कर देना है। समय आप बिल्कुल भी नहीं वेट करेंगे कि एग्जाम डेट आएगा तब हम अपनी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, तब बहुत पीछे हो जाएंगे। ओके भाई, डेली क्लास करिए, रिवीजन करिए, मेहनत लगा करिए, अच्छी तरीके से सभी क्वेश्चन को तैयार करिए। तो चलिए दोस्त, इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल सुबह 11 बजे एक और नए क्लास के साथ यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। तो आप सभी को जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद।